आज से चलिए प्रकाश यूनिट जो होता है क्लास 12th का वो शुरू होता है। ठीक है, तो प्रकाश यूनिट जो है उसमें सबसे पहले आप लोग क्या देखते हैं, प्रकाश, लाइट। ठीक है, जो लाइट है वो क्या होती है, समझ में आ रही बात। तो लाइट जो होता है, आप लोग जैसे क्लास 10th में पढ़े हुए हैं कि लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, हाँ ये तो जानते हो कि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ती है तो हमें संवेदनाएं फील होती हैं। ठीक है, तो ये तो क्लास 10th की बात होगी, लेकिन 12th के लेवल पे आप क्या बोलेंगे, प्रकाश जो है ऊर्जा तो है ही, लेकिन इट मेड ऑफ फोटान्स, ये फोटान से बना हुआ है। फोटान क्या होता है, पार्टिकल होता है, इसको पार्टिकल माना गया है। ठीक है, और प्रकाश के पास द्वैती प्रकृति होती है, डुअल नेचर जिसे कहते हैं। डुअल नेचर मतलब दो गुण। कौन सा, पहला तरंग का, दूसरा कण का। न्यूटन साहब क्या करते थे, कण वाले प्रकृति को सपोर्ट करते थे, और हाइगेंस जो थे प्रकाश के, तरंग वाले प्रकृति को सपोर्ट करते थे। दोनों लोगों में घमासान हुआ, घमासान होने के बाद ये पता चला कि जो प्रकाश है वो क्या होता है भाई, दो प्रकार के नेचर को रखता है। ठीक है, कौन कौन, तरंग के नेचर को और पार्टिकल के नेचर को। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश जो है डुअल नेचर का एक ऊर्जा है या विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, जो फोटान नामक कण से बना हुआ है। समझ में आ रही बात। इस तरीके से हम लोग प्रकाश को लिख सकते हैं। ठीक, तो पहला जो है हमारा क्या हो गया, प्रकाश, लाइट। ठीक है, ये जो लाइट होता है, लाइट के बारे में समझ गए, लिखेंगे तो नहीं, है ना। ये फोटॉन से मिलकर बना होता है, ये लिख दे रहा है। प्रकाश क्या है, किससे बना हुआ है, फोटॉन्स। ठीक, फोटान पार्टिकल हो गया, और प्लस इसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, फोटान से बना हुआ है और इसको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंग नाम का एक तो टॉपिक आप लोग पढ़ने वाले हैं। टॉपिक क्या कहा जाए, एक चैप्टर ही पढ़ेंगे। ठीक है, मे बी लास्ट में इस यूनिट के। तो फोटान से बना होता है और इसके पास डुअल नेचर होता है। लाइट हैव ए डुअल नेचर। ठीक, कौन सा, एक कण का और एक तो तरंग का। ठीक, तो कण के लिए फोटान जो है ये कण होता है, इसलिए इसे कण वाला नेचर शो करते हैं, या कण वाले नेचर का की एनर्जी बोलते हैं। और इसके पास कई फिनोमिना और होती हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सारी फिनोमिना होती हैं जो तरंग वाले नेचर पे शो होती है। तरंग वाले नेचर पे हम इसे समझा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे तरंग भी बोलते हैं। तो डुअल नेचर है, इसके पास कौन सी प्रकृति है, द्वैतीय प्रकृति। ठीक है, दो प्रकृति है। ठीक, प्रकाश के पास क्या प्रकृति भाई, दो प्रकृति। बात समझ में आ रही है। ठीक, ये लाइट हो गया। अब लाइट में कई फिनोमिना होते हैं, मतलब कई घटनाएं घटती हैं। उन्हीं सभी घटनाओं को हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। ठीक, पहला हो गया परावर्तन, दूसरा हो गया अपवर्तन, फिर व्यतिकरण, फिर विवर्तन, फिर ध्रुवण। ठीक है, ये जो 5 घटनाएं हम आपको गिनाए थे एकदम सीरियल नंबर से इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर वाइज चैप्टर आपके सिलेबस के लिए, क्लास 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली घटना को लिख लेते हैं, परावर्तन। ठीक, दूसरी घटना जो है वो क्या है, अपवर्तन। ठीक, और तीसरी घटना जो है वो क्या है, व्यतिकरण। ठीक, और चौथी घटना क्या है, विवर्तन। और पांचवी वाली ये जो घटना है ये क्या लिख सकते हैं, ध्रुवण लिख सकते हैं। मेन जो है इन सभी फिनोमिना को हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करके लाइट में पढ़ना है। बात समझ में आ रही है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहला जो है परावर्तन। इस परावर्तन के बारे में आप लोग क्लास 10th में बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा विशेष नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ स्पेशल है, या स्पेशल न ही कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी क्लास 10th लेवल पे आप लोग इस परावर्तन को पढ़ने वाले हैं। परावर्तन क्या होता है, कोई सरफेस होता है, ठीक है, चमकीली कोई सतह होती है। इस सतह से कोई लाइट बीम जो होती है वो क्या करती है, इसे आकर के टकराती है। ठीक है, टकराएगी और टकरा करके फिर इधर बेंड हो जाती है। ठीक है, समझ रहा, इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक, रिफ्लेक्टेड रे। और इसको क्या बोलते हैं भाई, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एक सीधा सा जाता है, उसे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। ठीक है, इसका नाम है लंब।
नॉर्मल, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। और ये कौन है भाई, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना, परावर्तक तल, ये परावर्तक तल है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से आप लोग कुछ इसमें नियम है परावर्तन के, जिसे ये किरण आ रही है तो अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाएगी, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। ये किरण जा रही तो अभिलंब के साथ कोई कोण बनाएगी, जिसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक, तो ये कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा, ये आपतित किरण हो गई, दूसरा हो गया ये परावर्तित किरण, ठीक है, पहली हो गई आपतित किरण, दूसरा हो गया परावर्तित किरण, और इस पर अभिलंब मतलब नॉर्मल जो अभिलंब है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, देखिए आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, उसके बाद आपतन के बिंदु पर, ये जो आपतन बिंदु है, इंसिडेंट पॉइंट है, आपतन बिंदु है, इस पर अभिलंब, ठीक है। तीन ठो हो गए, कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये जो आपतन का बिंदु है, ये जो आपतन बिंदु है, इस पर जो अभिलंब है, ये तीन ठो हो गए। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं परावर्तन का पहला नियम, ठीक, परावर्तन का पहला नियम कहा जाता है इसे। तो ठीक है, परावर्तन का पहला नियम भी होता है, ये 60 में लिख रहे हैं, आपतित किरण, ठीक, फिर उसके बाद परावर्तित किरण, फिर उसके बाद क्या है, आपतन बिंदु, ठीक है, पर अभिलंब, इसको लिख देते हैं भाई, पर अभिलंब, ठीक है। तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, जो किरण आ रही है आपतित किरण हो गई, फिर जो जा रही है परावर्तित किरण हो गई, और आपतन के बिंदु पर जो पॉइंट है उस पर जो अभिलंब है, ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये देखिए एक ही तल में, ये जो तल है, प्लेन है, इसी में है, एक ही तल में है, ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे परावर्तन का पहला नियम कहा जाता है, ठीक है। तीन चीजें हैं, तीनों एक ही तल में है, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अपवर्तन के नियम में हम बस यहाँ पे परावर्तित किरण को हम हटा करके अपवर्तित किरण कर देंगे, बस अपवर्तन का पहला नियम हो जाएगा। परावर्तन अपवर्तन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस परावर्तन हो रहा है इसलिए परावर्तित किरण है, अपवर्तन होगा तो अपवर्तित किरण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चूंकि हम क्लास 10th नहीं पढ़ रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा छूते हुए कॉन्सेप्ट को निकलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया परावर्तन का पहला नियम। सेकेंड रूल क्या बोलता है, कहता है कि भैया कोण आई इक्वल टू कोण आर, ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, बस यही हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम, ठीक, सिंपल सा है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, बात समझ में आ रही है। और ये प्लेन मिरर हो गया हमारा, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसमें थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट कुछ बता देते हैं कि जब प्रकाश किरण इस पे गिरती है तो इसका पूरा भाग परावर्तित नहीं होता, कुछ इस तल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए क्या होता है, लॉस इन एनर्जी, ठीक है। अगर इधर आ गई 10 वाट की एनर्जी आ रही है लाइट की, 10 वाट की, तो इधर जब रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर के जाएगी तो वो 10 वाट टोटल नहीं जा सकती, 9 वाट मानकर चलिए, 9.5 वाट जा रही है। आधा वाट या 1 वाट जो खत्म हो गया, जो लॉस हो गया, वो कहां चला गया, एब्जॉर्ब्ड बाई दी प्लेन सरफेस, ये जो समतल सतह है इसके द्वारा क्या हो गया, अवशोषित कर लिया गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, चलिए, तो ये परावर्तन का नियम हो गया, है ना। तो अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अपवर्तन का नियम, ठीक है। चलिए, ये इसको मिटाते हैं, आइए अब सेकेंड फिनोमिना, ये जो अपवर्तन है यही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। यही अपवर्तन जो है, यहां से आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना है, ठीक, यहां से ध्यान से समझिएगा। देखिए, अपवर्तन, रिफ्रेक्शन, ये अपवर्तन क्या होता है, ठीक, अपवर्तन फिनोमिना जो है, ये अपवर्तन की घटना क्या होती है। सिंपल सी बात है कि प्रकाश किरण इस तरीके से जा रही है, यहाँ पे मान लो बाउंड्री है, बाउंड्री समझ रहे हो, सीमा है, यहां तक हवा है, ठीक है, इसके बाद इधर पानी है, समझिएगा, यहाँ पर, यहाँ जहां हमारा हाथ है, यहाँ तक क्या हवा है, प्रकाश किरण सीधे आ रही है,
अब आने के बाद जो ये पानी में एंट्री करेगी घूम गई, इधर घूम गई या इधर घूम गई, चाहे इसे घूम गई चाहे जिधर भी घूम गई, ठीक है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। मतलब प्रकाश किरण ने अपना रास्ता जो है वो क्या कर दिया, बदल दिया, या अपने रास्ते से भटक गई। प्रकाश किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जा रही तो अपने रास्ते से क्या हो गई, भटक गई। इसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपवर्तन को समझ सकते हैं। अपवर्तन के बारे में डेफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे, समझे होंगे। तो हम यहाँ पे डायग्राम के द्वारा समझाते हैं जल्दी से, ठीक। ये हो गया, मान लो कांच हो गया, ठीक है। प्रकाश किरण इधर से ऐसे करके आ रही है, ये हो गया आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आपतन कोण बना रही है, अभी बताया आप लोगों को, ये कौन है, अभिलंब है, ठीक है। और ये क्या है, ये है हमारा सीमा पृष्ठ, जिसको हम बाउंड्री बोल रहे थे, सीमा पृष्ठ, ठीक है, बाउंड्री। यहां से प्रकाश किरण इस ग्लास में, ये मान लो कांच है, ये कांच का टुकड़ा है, इधर हवा है, इधर क्या है, ए फॉर एयर, जी फॉर ग्लास, ठीक है। ये कांच है, ये क्या हुआ, जब हवा से कांच में घुसी तो ये अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है, बाहर नहीं निकलना ना, अभिलंब की ओर झुक चुकी है। इसे अपवर्तित किरण कहते हैं, ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं, अपवर्तित, परावर्तित नहीं बोल देना, अपवर्तित किरण, ठीक। ये अपवर्तित किरण हो गई, और ये आपतित किरण वही रहेगी, आपतित, ठीक है, ये आपतित ही होगी और ये अपवर्तित किरण हो गई। बात समझ में आ रही है। ये हो गया हमारा अभिलंब, एयर हो गया, और ये कौन है, ग्लास, कांच हो गया, ठीक। चलिए, अच्छा, तो इसमें भी हम लोग अगर देखें ध्यान से तो क्या बोलेंगे, पहले परावर्तन के पहले नियम हम अभी आपको बताएं, आपतित किरण, अपवर्तित, परावर्तित अपवर्तित भूलिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, तथा आपतन के बिंदु पर, ये जो आपतन का बिंदु है, इंसिडेंट पॉइंट, आपतन के बिंदु पर जो अभिलंब होता है, ये तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। कहोगे यहां पे तल कहां है, दिखा रही है जो बाउंड्री है ना बालक, ये हमारा तल है। बाउंड्री जो अलग कर रहा है हवा को कांच से, क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, यही एक तल होता है, एक प्लेन होता है, सरफेस होता है, ठीक है। तो ये जो क्या कर रहा है, ये हवा को कांच से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, ठीक। तो हम इसे बोलेंगे कि बाउंड्री है, सीमा पृष्ठ है या तल है। देखिए, आपतित किरण हो गई, अपवर्तित किरण हो गई, तथा आपतन के बिंदु पर ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं, यह अपवर्तन का पहला नियम हो गया, ठीक है। इसके बाद अपवर्तन का दूसरा नियम, पहला नियम तो जान गए, फिर उसका दूसरा वाला जो है ये खतरनाक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, सेकेंड वाले को। तो क्या बोला जाता है भाई, आपतन कोण की ज्या, ठीक है, आपतन कोण आई की ज्या, ठीक, या सिंपल तरीके से लिखते हैं, ज्यादा लिखेंगे, ध्यान देखिएगा, आई की ज्या, ज्या बोले तो साइन, हिंदी में साइन थीटा को, साइन को ज्या बोलते हैं, कास को कोज्या बोलते हैं, टैन को स्पर्श ज्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए, तो आपतन कोण आई है, इसका साइन ले लीजिए, ठीक, आपतन कोण की ज्या, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर आर जो है अपवर्तन कोण हो गया, अपवर्तन कोण की ज्या, साइन ले लीजिए, दोनों का साइन, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, हो गया, दोनों का अनुपात, अनुपात माने बटा ना, डिवाइड बाई, ठीक है। आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, बस इसे बोलना है, सिंपल सा, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ये बटा को क्या बोलते हैं, अनुपात, रेशियो, ठीक है ना, का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। ये नियतांक कुछ भी हो सकता है, इस माध्यम का अपवर्तनांक हो सकता है, और क्या हो सकता है, अगर वेलोसिटी यहां पे v1 है, यहां पे v2 है, तो ये v1 अपान v2 हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। और उसके बाद ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि भाई अभी पूर्णांतरिक परावर्तन की स्थिति तो नहीं बनी है, लेकिन पूर्णांतरिक परावर्तन की स्थिति में या क्रांति की स्थिति में ये क्या होता है, 1 अपान साइन सी भी होता है, ठीक है। तो कई ठो, जो साइन आई जो हो गया अपान साइन आर है, ठीक है, फिलहाल उसे साइन सी वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, यन जो है किसके किसके बराबर होता है वो देखा जाएगा बाद में ना। तो देखिए क्या बोलेंगे, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, परावर्तन नहीं बोलेंगे हम लोग, भूल जा रहे हैं, ठीक है,
अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है भाई, नियतांक होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक यन या म्यू भी कहते हैं। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। बोलोगे किसने प्रूफ किया, हाइगेन्स ने। किसने, हाइगेन्स ने प्रूफ किया ये बात। ठीक है, इसलिए हाइगेन्स का एक तो प्रिंसिपल, एक तो चैप्टर है, ऐसे पढ़ना है आपको। ठीक, तो ये हमारा हो गया अपवर्तन का दूसरा नियम, या इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल का नियम। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया अपवर्तन का सेकेंड लॉ। ठीक, अच्छा, अगर ये कहा जाए कि भाई ये पहला वाला जो मीडियम है ये हवा है, तो V1 रिफर फॉर C, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। हवा में या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है, C होती है। ठीक, C बोले तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही C है। ठीक है, ये माना जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल C कही जाती है। तो V1 हमारा C हो जाएगा, और V2 को हम मान लेते हैं माना V। ठीक है, और ये कोई माध्यम है, ये क्या है, मान लो माध्यम है, हवा को हम कुछ क्षणों के लिए निर्वात समझते हैं, तो ये क्या बन गया, ये हमारा कांच जो है एक माध्यम बन गया। ठीक है, तो इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उसे हम अगर V समझे, इसे V2 ना लिखे, इसे V लिखे, इसे V1 ना लिखे, इसे C लिखे। ठीक है, तब क्या ये फार्मूला बन जाएगा, तब ये फार्मूला हमारा हो जाएगा N = C/V। ठीक है, या sin I/sin R = N = C/V। तो ये भी फार्मूला हमारा बनता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से अपवर्तन का जो नियम है वो यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, स्पेशल स्पेशल चीजें, जो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। थोड़ा सा जगह बना लिया जाए। इन लोगों को मिटाते हैं। चलिए, तो माध्यम का अपवर्तनांक, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, यन या म्यू, कोई यन लिखता है तो कोई म्यू लिखता है, ये क्या है आखिरकार। ठीक, ये जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक क्या होता है, इसको कैसे हम बताएंगे, तो N = होता है C/V। अभी जानते हो, अभी देखे हो। ठीक है ना, तो माध्यम का अपवर्तनांक डिफाइन कैसे करेंगे, कहेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक यन कहते हैं। फिर से बता रहे हैं, ये कौन सा चाल है, कहां का चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक, और ये क्या है भाई, ये है माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, तो C क्या हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल, V क्या हो गया, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये दोनों का अनुपात ले लो। ठीक है, ये देखो बटा है, इसको, इसका अनुपात ले लो C और V का, जो मिलेगा हमें उसे क्या बोलेंगे, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, इसे यन या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या समझ गए, अपवर्तनांक माध्यम का भी समझ गए। ठीक, माध्यम जो होता है दो प्रकार का होता है, पहला होता है सघन, दूसरा होता है विरल, रेयर, डेंसर एंड रेयर। ठीक है, दो प्रकार के माध्यम पाए जाते हैं। सघन माध्यम क्या होता है, प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अगर में अभिलंब की ओर झुक गई, प्रकाश किरण का अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद वो क्या हो गई, मान लो अपवर्तन, ये अभिलंब है, अपवर्तन होने के बाद ये अभिलंब की ओर प्रकाश किरण झुक रही है, अभिलंब की ओर आई ऐसे, लेकिन जब अपवर्तन हुआ तो इसे झुक गई। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जिस माध्यम में झुक रही है वो सघन माध्यम है। ठीक है, इसका उल्टा, अगर अपवर्तन हुआ, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक ना करके दूर हट गई, तो हम इसे क्या बोलेंगे, विरल माध्यम। ठीक है, रेयर, कुछ इस तरीके का।
देखिएगा ध्यान से, अगर ये मान लो पानी है, ठीक है, तो इधर से प्रकाश किरण आई कोण पर, और ये अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है ना। देखो इसको जाना चाहिए तो इसे ना, लेकिन भैया ये क्या हो गई है, अभिलंब की ओर झुक गई। तब क्या होगा, कौन सघन है कौन विरल, ये सघन है, ये क्या है, सघन, ठीक है, और ये क्या हो गया, विरल हो गया। अच्छा, इसका उल्टा देख लेते हैं। ठीक, प्रकाश किरण जो है यहां से आ रही है इतना कोण पर, और ये क्या हो गई, और फैल गई, है ना, अभिलंब से और दूर हट गई। इसको तो जाना चाहिए इसे इसे ना, कि देखो देखो ये तो दूर चली गई ना। तो ये वाला माध्यम क्या होगा, विरल माध्यम। बात समझ में आ रही है। तो माध्यम दो प्रकार के हो गए, सघन माध्यम हो गए और विरल माध्यम हो गए, और माध्यम का अपवर्तनांक भी आप लोग समझ गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट कुछ आपको पढ़ने हैं, लैटरल शिफ्ट, पार्श्विक विस्थापन जो होता है, और अपरेंट डेप्थ, ठीक है, आभासी गहराई, मतलब अपवर्तन की ये सारी फिनोमिना है। तो इन सब फिनोमिना पर हमें क्या करना है, एक हल्का 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 नजर या डीप डीप नजर दिखाते हुए, देखते हुए हमें इसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेनली ये जितना पॉइंट है ये क्या है, क्लास 10th लेवल का है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस टाइप में चलेंगे, तो वो कहां से चलेगा, क्लास 12th से चलेगा ना। तो उसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।